हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपको इन सभी क्लासों में जो आपका साइंस का पहला वाला चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको सरल और इजी लैंग्वेज में आपको ये सॉल्यूशन करके बताऊंगा। सबसे मेन चीज आपका डिपेंड करती है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हर एक बच्चा को पता है, वो पढ़ाई भी कर लेगा, कहीं ना कहीं से पढ़ाई करके आंसर भी लिख के आएगा, लेकिन लिखने का तरीका किस तरह अपन पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप नोट करिएगा। और जो अपने साइंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो आपको किस तरह लिखना पड़ेगा और कैसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन में क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे इसे रट्टे तोड़ों की तरह नहीं पढ़ना है कि संयोजन अभिक्रिया ऐसे ऐसे होता है। इन सारी चीजों को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मेन चीज होती है संयोजन का मतलब होता क्या है। हर बच्चे को पता होना चाहिए संयोजन, संयोजन का मतलब होता है संयोग। योग मतलब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, योग, ठीक है। संयोजन मतलब संयोग। अब योग मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है योग मतलब क्या होता है। योग मतलब होता है आपका जोड़ना, यानी इसमें खुद कह रहा है कि संयोग मतलब योग। किन चीजों को योग कर, ये बोल रहे हैं दो या दो से अधिक। कभी भी देखो, एक संख्या को तो अपन जोड़ नहीं सकते, एक को कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते। एक के साथ किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तभी तो आपकी दो संख्या होगी। अब दोनों को क्या करते हैं, अपन ऐड करते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ। कितने पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। आई बस समझ में। जैसे कि एक पदार्थ होगा आपका, यहाँ पे अपन मान लेते हैं CaO, ठीक है। एक पदार्थ आपका होगा CO2, ठीक है। दो पदार्थ अपन ने ले लिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, इसे ही अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। है ना इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कंडीशन कि पहला पदार्थ तो आपका CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंडीशन क्या है, दोनों को अपन ने आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, तो CaO प्लस CO2 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये वाला पदार्थ बन के तैयार होता है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, अब ये पदार्थ होगा तो ये हो जाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह आपकी वियोजन अभिक्रिया भी होती है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या रहता है, इसी का उल्टा होता है। इसी का उल्टा जैसे कि यहाँ पे क्या होगा आपका संयोजन। अब संयोजन के बाद अपन क्या कर देंगे इसे, यहाँ पे देखिए संयोग, संयोग योग का मतलब होता है एडिशनल, मतलब इसको जोड़ना। अब वियोग का हो जाता है आपका इन दोनों का उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि उल्टे का तात्पर्य ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे कर देता हूं वियोजन। कौन सी अभिक्रिया कर देंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या रहता है, बस इसमें करना क्या है आपको, सिर्फ इतना बदलना है आपको कि ये वियोजन था तो यहाँ पे वियोग हो रहा है। वियोग का मतलब हो जाता है आपका बिछड़ना, यानी एक पदार्थ, कौन सा पदार्थ, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में, दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जाएगा आपका, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता, बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, यानी टूट जाता है, तो वो हो जाएगा आपका वियोजन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब कंडीशन इसका उल्टा हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या करोगे आप, इसको यहां से स्टार्ट करोगे, तो एग्जाम्पल के लिए आप CaCO3
वो आपको क्या करना है, वियोजित करना है। आप वियोजित कैसे करोगे, इसको यदि करते हैं तो आपका CaO प्लस CO2, देखिए यहाँ पे Ca था, ये Ca लिख दिया, O, ये O लिख दिया, CO2। अब देखिए यहाँ पे CaCO3, ठीक है ना। अब इधर O3, इसका उल्टा कर दिया अपने, तो आपका CaCO3 इधर आ गया और CaO प्लस CO2 इधर से लगा दीजिए, हो जाएगी आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो कितना इजी है, चलो एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। यहाँ पर कैसे रिवाइज करेंगे, आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यदि यहाँ पे संयोग हुआ तो संयोग में क्या रहेगा, देखिए ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, वो आपका हो जाता है किसके लिए, संयोग के लिए, संयोजन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वियोजन, अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ये हो जाता है आपका वियोजन के लिए, ठीक है ना। अभी कंडीशन क्या रहती है कि संयोजन और वियोजन में बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है, और यही चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, हेलो नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संयोजन और वियोजन किससे कहते हैं। संयोजन वियोजन के बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, बहुत ही सरल और इजी तरीके से अपने से समझेंगे कि आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। अब आपको यह पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो बस इसका सबसे मेन रीजन है कि जो आलू की जो ये चिप्स होती है, इसमें क्या होता है, ये किससे संपर्क में आ जाती है, ऑक्सीजन के। किसके संपर्क में आ जाती है ये, ऑक्सीजन के। अब ये मत बोलना ऑक्सीजन कहाँ से आती है, भैया ऑक्सीजन तो रहती है वायुमंडल में फैली हुई है ऑक्सीजन। तो ये क्या ऑक्सीजन से क्रिया करके कैसी हो जाती है, ये गंदी हो जाती है। कैसी हो जाती है ये, गंदी। अब जब ये गंदी हो जाएगी तो इसमें क्या बदबू आने लगेगी। अब इसी गंदगी को बचाने के लिए अपन इसमें नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। अब अपन इसको बड़ा चढ़ा के कैसे लिखेंगे, या फिर अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे कि आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि चिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में आने से कैसी हो जाती है, गंदी, गंदीकृत हो जाती है, ठीक है ना। अब या फिर आपने सिंपल भाषा में एक और कह सकते हैं कि आलू की जो चिप्स होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से गंदी हो जाती है, कैसी हो जाती है, गंदी, और इनके ऊपर एक परत चढ़ने लगती है। लेकिन मेन रीजन क्या, इसके ऊपर परत कैसी है, बदबू टाइप फैल जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो है आलू किसमें तली हुई होती है, ये चिप्स, चिप्स जो तली होती है, आपको पता होना चाहिए, ये होती है आपके तेल में। किसमें तली होती है, तेल में। और तेल में तली होने से जैसे ही ऑक्सीजन के ज्यादा संपर्क में रहती है तो ये गंदी हो जाती है, और इसी को कुछ ज्यादा दिनों तक साफ रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये अपनी शुद्ध भाषा में यदि बोला जाए तो ऐसा रहता है, किताबी भाषा को छोड़कर मैं शुद्ध भाषा में बताता हूँ ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा नंबर वो समझ के इस क्वेश्चन को हल कर सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बंद कर बंद कर दी, कर दिया करो बंद। देखिए जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ संक्षारण क्या होता है, ठीक है। संक्षारण किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। अब संचरण के बाद आपको मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, वो होता है आपका विकृत गंधिता, ठीक है ना। विकृत गंधिता क्या होता है, संचरण। सबसे पहले तो जैसे कि आपके लोहे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहता हूँ, ये सारी चीजें तो एक अपनी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने सब बच्चों ने देखा होगा कि लोहे की कील मान लो आप, ठीक है ना। अब लोहे की कील है, मानो ये लोहे की कील है, आप इसको कुछ दिन के लिए बाहर पटक दो, ठीक है ना। बाहर ये लोहे की कील है, ठीक है। इस लोहे की कील को आप बाहर पटक दो, और बाहर पटकने के बाद आप कुछ दिन बाद आप देखोगे कि ये कील धीरे 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 आपकी काली पड़ने लगती है, ठीक है। कैसी पड़ने लगती है, काली पड़ने लगती है।
अब ये कील जब काली पड़ रही है तो ये क्यों पड़ रही है, इसका मेन रीजन क्या है, ये काली क्यों पड़ रही है ये। अब इसका मेन रीजन क्या रहेगा कि ये जो आसपास का जो वातावरण है, ऑक्सीजन है, इनसे जो लोहा होता है वो क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, क्या कर लेता है, क्रिया। क्रिया, अब ये मत बोलना क्रिया क्या चीज होती है, तो अपना जितना भी अपना पूरा नेचुरल जो भी चीजें चल रही है, जो भी परिवर्तन होते हैं, ये आपके सब नेचुरल जो होते हैं, ये क्रियाओं के कारण ही होते हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या होती है, क्रिया जब इनसे कर लेता है यानी इससे मिलकर कुछ ना कुछ बना देता है, ठीक है ना। अब ये क्या, इसको काला कर दिया, इसने काला कर दिया किससे संपर्क में आकर, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, ठीक है ना। ऑक्सीजन की किसमें आ जाएगा, ये संपर्क में आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो अब मेन कंडीशन क्या रहती है, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आया, सबसे पहले तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आ जाएगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है ये, तो इसमें मेन चीज क्या रहती है कि प्लस, इसमें कौन सा पाना जाता है, कालापन। अपन अपनी परिभाषा में क्या लिखेंगे, इसे अपन लिखेंगे लोहे को जब, अपन क्या लिखेंगे, लोहे को जब आसपास के वातावरण, इसमें आसपास के वातावरण में, लोहे को जब आसपास के वातावरण में क्या करने पर, खुला छोड़ देने पर, जैसे कि अब एक और क्या करते हैं, लोहे को जो आसपास के वातावरण में खुला छोड़ देने पर, यानी खुला छोड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे अंदर रख दोगे तो उसमें ये कालापन नहीं आएगा, जिसे अपन बोलते हैं कीट, ठीक है ना, कीटाणु। अब यानी अपन यदि इस पर तेल या ग्रीस कर देते हैं, क्या करते हैं, तेल या ग्रीस कर देते हैं, तो वातावरण से क्रिया नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर एक परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। अब खुला छोड़ने का मतलब उस पर बगैर ऑयल ग्रीस किए हुए लोहे को जब हम आसपास के वातावरण में खुला छोड़ देते हैं, तब यह किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया कर कर एक परत बनाता है, क्या करते थे, परत बना लेता है। अब जब ये परत बना लेगा तो इसमें क्या रहेगा, ऊपर से बनाने के साथ साथ इसमें कालापन आ जाता है, और यही आपका क्या, संचरण होता है। कौन सी क्रिया होती है आपकी, संचरण की क्रिया होती है। अब इसमें क्या रहता है कि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अब जरूर नहीं कि लोहा ही हो, ठीक है, जरूर नहीं कि आपका लोहा ही हो, और भी अन्य ऐसी धातु होती है जिनको अपन ऑक्सीजन के संपर्क में या ऐसे छोड़ देते हैं तो उनमें एक परत बन जाती है, जैसे चांदी का काला हो जाना, है वैसे में चांदी का काला हो जाना, और भी बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो अपने काली पड़ जाती है, तो यही क्रिया जो होती है संचरण होती है। इसका एक एग्जाम्पल, यदि आपको एग्जाम्पल बोला जाए, इसका एग्जाम्पल सबसे मेन एग्जाम्पल आपका यही रहेगा कि लोहे में जंग का लगना। तो आप इसमें अब कैसे लिखोगे, अपनी परिभाषा में कैसे बोलोगे, संचरण किसे कहते हैं, अपन बोलेंगे जब किसी धातु को आसपास के वातावरण से क्रिया कर कर उसमें कालापन आ जाता है या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, यही क्रिया आपकी संचरण कहलाती है। और एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि लोहे में जंग लगना, ठीक है ना।
अब मेन कंडीशन क्या होती है, अब आपकी मेन कंडीशन क्या हो जाएगी कि इसमें इसके एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना हो जाएगा। आ गई समझ में आपको बात? ये फिर आप शुद्ध भाषा में बोल सकते हो, जब आपकी कोई भी धातु ऑक्सीजन से या भारी धातु से क्रिया करके अपना रंग बदल लेती है, तो इसमें इसी क्रिया को आप संचरण कहते हैं। ठीक है ना? अब आपको बता रहा हूं मैं, संचरण के बाद एक आता है आपका क्या, विकृत गंधिता। एक परिभाषा होती है आपकी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता भैया, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, आपको एक क्वेश्चन में बताया था, पूछा गया था कि आलू की जो चिप्स होती है इसको नाइट्रोजन गैस, जो आपकी पॉलिथीन होती है जो आलू की चिप्स वाली, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, इसके संपर्क में क्यों रखा जाता है? इसका सबसे मेन कारण यही है कि भैया ये विकृत गंधिता क्या हो जाता है, आलू की जो चिप्स होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से या अदर ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से एक गंधहीन हो जाती है। किस हो जाती है? गंध में परिवर्तित हो जाती है, गंधिता में परिवर्तित हो जाती है। अब यही कंडीशन, इसलिए ये विकृत गंधिता तो अपन इसे क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलने के लिए क्या कहेंगे कि भैया जैसे कि खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, खाने वाले पदार्थ हो जैसे आलू की चिप्स हो गई और भी बहुत सारे ऐसे जो तेल से बने हुए होते हैं, इन चीजों को अपन इसमें करते हैं। अब जो तेल में तले हुए होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, खाने वाले पदार्थ, कौन से? खाने वाले पदार्थ जो कैसे होते हैं, तेल युक्त। तेल युक्त मतलब जिनको तेल से निकालकर तला भुजा जो पदार्थ होता है, अपने सीधी सिंपल भाषा में बोलो, तले भुजे जो पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया कर, क्या कर कर, ऑक्सीजन, साफ लिख देता हूं मैं, आपको समझ में नहीं आएगा एक बार। जो खाने वाले पदार्थ होते हैं किससे क्रिया कर लेते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं। किसके संपर्क में? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं। अब ऑक्सीजन के संपर्क में जब आ जाते हैं तो इनमें एक विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, विकृत गंधिता बन जाती है। तो इसे ही अपन क्या विकृत गंधिता कहते हैं। इनका जो स्वाद जो रहता है, स्वाद कैसा हो जाता है, कुछ खट्टा जैसा हो जाता है, कुछ खट्टापन आ जाता है इनके अंदर। ठीक है ना? अब कंडीशन क्या होती है आपकी, एक एग्जाम्पल के लिए अपन बोलेंगे विकृत गंधिता क्या होती है, तो अपन इसे अपनी भाषा में या फिर परिभाषा में लिखेंगे, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं जो वो तेल युक्त होते हैं, वो ऑक्सीजन से संपर्क करके अपना जो स्वाद हो जाता है, इसमें स्वाद में थोड़ा खट्टापन आ जाता है, और इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसमें आप लिख सकते हो, जैसे कि नमकीन। ठीक है, आप नमकीन को ऐसा खुला छोड़ दो तो ये भी इसकी जो स्वाद रहता है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ये फिर खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं होते। इसे आप नमकीन मान लो, नमकीन के साथ बाद मान लो आप और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपके चिप्स वगैरह, चिप्स वगैरह ऐसी चीजें हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको अपन खाने से, और भी अन्य खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कि विकृत गंधिता क्या होती है, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं जो तेल युक्त होते हैं, इन पदार्थों में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खट्टापन आ जाता है या स्वाद में ये कड़वे हो जाते हैं, और ये किसके कारण होते हैं, यही विकृत गंधिता की परिभाषा है। अब कंडीशन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि नमकीन हो जाए, आपका चिप्स हो जाएगी, वो भी ऐसे खाने वाले पदार्थ जिनमें अपना तेल होता है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन सामने ये आता है कि लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अब ये सबको पता होना चाहिए
कि लोहे की वस्तु पर क्यों पेंट करते हैं। आपने घरों में देखा होगा, अधिकतर अपन घर की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें अपन पेंट करते हैं। पेंट का मतलब ये समझो पॉलिश करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसका सबसे मेन कारण ये होता है कि इनके ऊपर क्या जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। लेकिन अपन ऐसा थोड़ी लिखेंगे इनके ऊपर जंग लग जाती है इसलिए अपन पेंट करते हैं। अब अपन भाषा में सबसे मेन चीज क्या लिखेंगे, लोहे की वस्तु पर क्या करते हैं, इसको अपन अपने उत्तर में लिखेंगे लोहे की वस्तु। कौन सी वस्तु, लोहे की वस्तु किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया कर कर या क्रिया करके, लोहे की वस्तु ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग, लोहे की वस्तु ऑक्सीजन से क्रिया करके, यार मैंने काट दिया था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। अब लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, मैंने आपको उसको का सीधा एक ही जवाब बताया कि लोहे की वस्तु क्या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और वो जंग जैसे मतलब उसके ऑक्सीजन से क्रिया करने से उसमें जंग लग जाता है, उसे जंग से बचाने के लिए ही हम उसमें पेंट करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है जंग से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। किसके लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए अपन उसे बोलते हैं संक्षारण। और वो जो ये सब क्रिया होती है उस क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना, आ गया आपके बात समझ में। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है कि भैया तेल एवं बसयुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था एक क्वेश्चन इससे पहले भी कि तेल एवं बसा पदार्थ ये खाद्य पदार्थ होते हैं, इसे नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो उसका मेन रीजन है नाइट्रोजन से प्रभावित करने का। उसे अपन क्या कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में, तेल युक्त एवं बसा पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इनका स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसमें विकृत गंधता उत्पन्न हो जाती है, विकृत गंधता हो जाते हैं। इसके कारण इनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है, वो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है ना, कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, अब मैं इसको बता देता हूं। संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, संतुलित, संतुलित का मतलब होता है आपका समान तुला हुआ। कौन सा, समान तुला। जैसे कि आपका एक तराजू मान लो आप, इसमें ठीक है, ये आपका तराजू है तो इधर का भार और इधर का भार दोनों ही कैसा रहेगा आपका, बराबर। तो उसे अपन संतुलित कहते हैं। ये तो अपनी भाषा में हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कहा गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अपन क्या बोलेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों का कुल द्रव्यमान समान हो, इसमें क्या हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक, क्या, अभिकारक और पदार्थों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अभिकारक एवं उत्पादों, एक हो जाएगा आपका अभिकारक और एक हो जाएगा आपका उत्पादों का जो क्या होता है, दोनों द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान। अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अपन क्या बोलेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक
और उत्पादों का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है या फिर रासायनिक संतुलित समीकरण है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो रासायनिक समीकरण होता है इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर अपन बहुत ही अच्छी भाषा में देंगे। भैया आपका एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए, किसके लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन के लिए, किसके लिए, नियम के पालन के लिए। बस सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए अपन इसे संतुलित करना आवश्यक है। अगली बात आपके दिमाग में डबल आपको रिपीट कर देता हूँ, तो रिपीट में क्या रहेगा आपका, वही लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु पर हम पेंट करते हैं, और यही क्रिया आपका संचरण कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब आपको पूछेंगे कि जो खाने वाले पदार्थ हो जाते हैं इन्हें नाइट्रोजन प्रवाहित क्यों करके रखते हैं, इसका भी मैं आपको आंसर दे चुका हूँ कि खाने वाले पदार्थ क्या हो जाए ऑक्सीजन से क्रिया करके ये किनमें में खट्टापन या विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, और जिसे बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रवाहित करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यदि बोल दिया जाए तो एग्जाम्पल जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि नमकीन हो जाएगा, चिप्स हो जाएगी, और ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो तेल युक्त होते हैं। अब आपका क्वेश्चन है ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि आपका इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसमें अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसमें यह पूछा है कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए ही हम इसका उपयोग करते हैं। हेलो फ्रेंड, आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और 1 नंबर 2 नंबर में आता भी, और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं रहता कि ये क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब इसका आंसर क्या रहेगा भैया, वायु में जलाने से पूर्व यदि मैं एक सीधी सिंपल सी एक सटीक भाषा में यदि इसका आंसर दूं तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, एक परतें जम जाती है। किसकी परतें जम जाती है, अब आपको सबको पता है कि वायु में क्या उपस्थित है, वायु में आपको ऑक्सीजन उपस्थित है। तो अपन बोलेंगे इसके ऊपर एक परत जम जाती है, वो होती है आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है ना। अब जब ये परत होती है और इसी परत को हटाने के लिए अपन मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। आइए समझ में, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, और इसी परत को हटाने के लिए इसे साफ करते हैं। आई बात समझ में, आप इसे आंसर में लिखोगे या तो आप ऐसा लिख दोगे कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, और इसे ही हटाने के लिए इसे साफ किया जाता है। ठीक है।
अब आपके सामने और कौन सा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी आपको पूछा जाता है पेपर में। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्यों बदल जाता है? कॉपर से जुड़ता है क्योंकि फेस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है।